गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीशा विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना 17वां अध्याय जो कि है विपणन मिश्र यानी कि मार्केटिंग मिक्स, जिसके बारे में अपन अभी जान चुके हैं। इसमें लेबलिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें अपन जान चुके हैं। आज अपन को अपनी वीडियो में जानना है स्थान मिश्रण किसे कहते हैं। तो स्थान मिश्रण से आशय या उसको बोल सकते हैं भौतिक वितरण। तो स्थान मिश्रण से आशय ऐसे स्थान से होता है जिसके मतलब कोई भी कस्टमर है जो अपन जैसे वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपन उनकी सेलिंग कर रहे हैं, तो कस्टमर को सही समय पर सही स्थान पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। तो इन सारी चीज़ों में होता है जो हमारा परिवहन है, स्टॉक है, भंडारण है, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर जाएंगे और बहुत सारा आपने माल खरीदा, अब आप क्या कहेंगे, इसको हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। तो अब आप उसके पास सही स्थान होगा, सही समय होगा, तब वो आपको वस्तुएं पहुंचा पाएगा। तो स्थान मिश्रण में इसी बात का अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ताओं को वस्तुएं सही समय पर और सही स्थान पर उपलब्ध हो जाएं। कि मान लीजिए आपको आज कोई वस्तु चाहिए थी और पता चला दुकानदार ने उसको परसों नरसों तक भेजा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वही चीज़ होती है स्थान मिश्रण। इसमें परिवहन, स्टॉक, भंडारण, सही समय, सही स्थान, ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। अब अपन देखते हैं भौतिक वितरण के तत्व कौन कौन से होते हैं। यानी कि जब वस्तुओं को भौतिक वितरण यानी कि उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। सबसे पहला होता है आदेश का क्रियान्वयन। यानी कि कोई भी कस्टमर है जिसने किसी भी वस्तु का ऑर्डर दिया है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई दुकान पर जाते हैं और उनको बता के आते हैं कि हमें फलानी फलानी वस्तु चाहिए है, तो आप हमारे घर तक भिजवा दीजिए। तो आदेश के क्रियान्वयन से आशय है कि उपभोक्ता ने अगर किसी भी वस्तु का आदेश यानी कि ऑर्डर दिया है तो शीघ्र अतिशीघ्र उस कस्टमर को वह वस्तु सही समय पर सही स्थान पर उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ऐसा होगा तभी आगे जाके वो आपसे और वस्तुएं क्रय करेगा। अब अगर उसमें ही आप टाल मटोली करोगे कि उसने पर्टिकुलर जिस वस्तु का ऑर्डर दिया है वह ना भेजकर आप दूसरी भेज दो, या फिर आज मंगाई है तो 5 दिन बाद भेजोगे, तो आगे से आपकी दुकान से वो वस्तुएं भी क्रय नहीं करेगा। तो आदेश का क्रियान्वयन का मतलब है कि ग्राहकों को सही समय पर सही वस्तु उपलब्ध कराना। दूसरा होता है हमारा परिवहन। अब परिवहन का मतलब ये होता है कि वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उपलब्ध कराई जाएं। अब अगर अपन चाहें तो कहें कि परिवहन के बिना कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं किया जा सकता। अगर किसी गांव में मान लीजिए सड़कें ना हो, बस ना हो, आने जाने के लिए कोई साधन ही ना हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, वस्तुएं वहाँ पर नहीं पहुँचा सकते हैं। अगर कोशिश भी करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा हमारा पैसा खर्च होगा। तो दूसरा मेन एलिमेंट होता है परिवहन। इससे स्थान की उपयोगिता बढ़ जाती है। सही वस्तु को सही समय पर सही स्थान पर उपलब्ध कराना वो परिवहन के माध्यम से ही उपलब्ध हो पाता है। तीसरी चीज़ होती है हमारी भंडारण। भंडारण का मतलब होता है वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और उनको उपयोगी बनाने के लिए एक स्थान पर स्टॉक करके रख लेना, और जब हमें आवश्यकता होगी तब हम उसको उपलब्ध करा देंगे। इससे समय उपयोगिता का निर्माण होता है, क्योंकि जब हमारे पास वस्तुएं अधिकता में होती हैं तो जो दुकानदार रहते हैं वो क्या करते हैं, वस्तुओं को इकट्ठा करके अपने पास रख लेते हैं। जब उनकी मांग बाजार में आती है तो उनको सही समय पर उपलब्ध करा देते हैं। लास्ट है हमारा स्टॉक की मात्रा। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी दुकानदार के अंतर्गत वस्तुओं का जो स्टॉक है ना तो बहुत अधिक होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ग्राहकों की मांग और पूर्ति के अनुसार ही हमें स्टॉक रखना चाहिए। अब स्टॉक की मात्रा अगर हमने बहुत ज़्यादा रख ली और डिमांड आ नहीं रही है तो भी हमारा पैसा वेस्ट होना है। अगर हमारे पास स्टॉक बहुत कम मात्रा में है और हमारे पास मांग बहुत ज़्यादा आ रही है तो भी हमें लॉस है, क्योंकि हम कस्टमर को उस हिसाब से प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं वस्तु। इसीलिए स्टॉक की मात्रा के अंतर्गत आता है कि जो हमारे कस्टमर हैं उनको वस्तुएं सही समय पर सही मात्रा में स्टॉक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो ये हुए हमारे भौतिक वितरण के तत्व। अब अपन जानते हैं कि वितरण प्रणाली के माध्यम, जैसा कि आपको कल भी बताया गया था, जब भी किसी भी वस्तु का प्रोडक्ट होता है, उसका निर्माण होता है, तो वो अगर फैक्ट्री में हो रहा है तो फैक्ट्रियों से थोक विक्रय उत्पादकों तक जाएगा, उत्पादकों से जाएगा हमारे थोक व्यापारी, थोक व्यापारी से हमारे फुटकर और फुटकर व्यापारी से उपभोक्ता। अब जो हमारे होते हैं इसमें कुछ मध्यस्थ भी हो सकते हैं। मान लीजिए थोक व्यापारी के भी कोई एजेंट हो जो फुटकर व्यापारियों को पहुंचाएं, फुटकर व्यापारियों के भी एजेंट हो सकते हैं जो हमारे ग्राहकों तक पहुंचाएं, लेकिन फुटकर व्यापारी से ग्राहक खुद डायरेक्ट जाके डील कर सकते हैं, डायरेक्ट खरीद सकते हैं। तो वो होती है हमारी वितरण प्रणाली के माध्यम। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारी वितरण प्रणाली जितनी लंबी होती जाएगी वस्तुओं की लागत भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी।
अब अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री में वस्तु का निर्माण हो रहा है, आप डायरेक्ट उस जगह पर जाएंगे तो वस्तु आपको सस्ती मिल जाएगी। अगर वह वस्तु फैक्ट्री से उत्पादक तक जाती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि लाने ले जाने के लिए स्टॉक की मात्रा। अब उत्पादक से थोक व्यापारी में गई तो इनके व्यय भी ऐड हो जाते हैं, फिर यहाँ से फुटकर व्यापारी तो इनके भी व्यय ऐड हो जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, आने जाने का बिल हुआ, मजदूरी दी, भाड़ा दिया, तो उन सारी चीज़ों के ऐड होते होते ग्राहकों तक वो संख्या बढ़ जाती है। इसीलिए बहुत सारे आजकल जो व्यापारी हैं वह प्रयास करते हैं कि हम डायरेक्ट उसी स्थान पर जाकर वस्तुओं का क्रय करें जहां पर वह वस्तु निर्मित हो रही है। वहां से सस्ती कीमत पर अच्छा माल उपलब्ध हो जाता है और हम अपना प्रॉफिट ऐड करके उन वस्तुओं को बेच सकते हैं। तो ये हुए हमारे वितरण प्रणाली के माध्यम। सबसे पहले हमारी आती है फैक्ट्री, यानी कि जिस स्थान पर वस्तु बन रही है, फिर उसके बाद उत्पादकों तक वस्तु जाती है, मतलब कच्चा माल वगैरह है जो इन सारी चीज़ उत्पादक तक जाता है। फिर उसके बाद वो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, उसके बाद थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी और फिर ग्राहकों तक वस्तुएं आ जाती हैं। अब अपन देखते हैं कि वितरण प्रणाली का जो हमारा माध्यम होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं। तो यहाँ पर बाजार संबंधी तत्व होते हैं, उपभोक्ताओं संबंधी तत्व हैं, मध्यस्थ हैं, यानी कि ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जिससे हमारी जो वितरण प्रणाली है वह भी प्रभावित होती है, अर्थात चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बाजार संबंधी घटक। अब इसमें सबसे पहला घटक होता है बाजार का प्रकार। अब बाजार के प्रकार से मतलब है कि ऐसा बाजार जहाँ पर बहुत सारे उपभोक्ता हैं, बाजार प्रचलित हैं, वहाँ पर हमें मध्यस्थों की आवश्यकता होगी। और ऐसा बाजार जो सीमित क्षेत्र में है, जहाँ पर थोड़े बहुत कस्टमर आते हैं, वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, वहाँ पर हमें मध्यस्थों की संख्या कम होगी। दुकानदार डायरेक्ट ग्राहकों को वस्तुएं बेच सकता है। दूसरी चीज़ होती है संभावित ग्राहकों की संख्या। अब मान लीजिए एक दुकान चल रही है, वहाँ पर ग्राहक बहुत कम मात्रा में आते हैं, तो जो ओनर होता है, मालिक है, वह डायरेक्ट वस्तुएं बेच सकता है, उसको नौकर लगाने की जरूरत नहीं है, मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर वहीं देखें अपन, एक बाजार है जिसमें बहुत सारे ग्राहक आते हैं, तो अपन को ग्राहकों मतलब दुकान पर अपन को कर्मचारी भी लगाने होंगे और हमें मध्यस्थों की संख्या भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और जिसके माध्यम से क्या हो जाएगा, ग्राहकों की मतलब जो वस्तु की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी। तीसरा होता है बाजार की भौगोलिक स्थिति। अब मान लीजिए बाजार, वस्तुओं का बाजार है जो किसी सीमित क्षेत्र में आकर, भौगोलिक स्थिति का मतलब है बहुत छोटा मार्केट है, तो मध्यस्थों की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट वस्तुएं उनको प्रोवाइड करा सकते हैं। अब बाजार आप देखें बहुत विस्तृत क्षेत्र में है, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, तो वहाँ पर अपन को मध्यस्थ एजेंट लगते ही लगते हैं। चौथा होता है ग्राहकों की क्रय आदतें। अब इसमें ग्राहक उधार माल खरीदते हैं, नगद माल खरीदते हैं, ज़्यादा संख्या में माल खरीदते हैं, या कभी कभी कम संख्या में भी माल खरीदते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी वितरण माध्यम की जो प्रणाली है उसको प्रभावित करती हैं। अब अपन जानते हैं मध्यस्थ संबंधी कौन से घटक हैं जो बाजार प्रणाली को प्रभावित करते हैं। अब अपन देखते हैं कि उत्पाद संबंधी कौन से घटक होते हैं जो हमारे भौतिक वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला होता है वस्तु की नाशवानता। वस्तु की नाशवानता से मतलब होता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी रहती हैं जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं अपन उनमें, और कुछ वस्तुएं ऐसी रहती हैं जो बहुत टिकाऊ रहती हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो नाशवान प्रकृति की होती हैं, वह जो उत्पादक होता है या फिर बोले वस्तु का विक्रेता, वह स्वयं वस्तुओं का विक्रय करता है, और ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ हैं वह स्वयं मध्यस्थों के द्वारा भी हम उनको बिकवा सकते हैं। दूसरा होता है वस्तु का भार। इसके अंतर्गत आता है बहुत वस्तुएं ऐसी रहती हैं जो बहुत भारी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी रहती हैं जो हल्की रहती हैं। तो भारी वस्तुओं को हम उत्पादक स्वयं बेचता है, और हल्की वस्तुएं रहती हैं वो हम मध्यस्थों के द्वारा आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तीसरा होता है तकनीकी। तो बहुत सी वस्तुएं ऐसी रहती हैं जिनमें टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी कि तकनीकी आधार पर वह वस्तुएं सुदृढ़ होती हैं। अब मशीनरी का कैसे उपयोग करना है, उनको कैसे संचालित करना है, इसके बारे में जानकारी अगर हमें देनी है तो मध्यस्थों का सहारा नहीं लिया जाता है। जो हमारा विक्रेता होता है वह स्वयं ऐसी वस्तुओं का विक्रय करता है। तीसरा होता है सरकारी नियंत्रण। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी दुकानें ऐसी रहती हैं जो सरकार के अंडर में रहती हैं, वहाँ पर अपन को सरकारी मध्यस्थ रखने ही रहती हैं। जैसे अपन देखें राशन की दुकान जो होती है, जहाँ पर बीपीएल वालों को राशन मिलता है, तो वहाँ पर सरकार के ही मध्यस्थ रहते हैं और उनके माध्यम से ही वस्तुएं विक्रय की जाती हैं। तो ये होता है सरकारी नियमन के द्वारा। ये हुए हमारे उत्पाद संबंधी घटक। अब अपन देखते हैं कि उत्पादक संबंधी कौन से घटक हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है वह कैसे हमारे भौतिक वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला होता है उत्पादक की ख्याति।
इसका मतलब ये होता है कि एक उत्पादक है, उसकी गुडविल अच्छी है, ये तो आपने अकाउंट में पढ़ा होगा, जिसकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी उसकी वस्तुएं अपने आप ही बिक जाती हैं। अब ऐसे ही अपन दुकानों में देखें कि बहुत सी दुकानें ऐसी रहती हैं जो उनकी ख्याति अच्छी रहती है, दुकान भी अच्छी है, उनका जो बेचने वाला विक्रेता है वह भी अच्छा है, तो उस पर ही डिपेंड करता है कि वो मध्यस्थ रखे या ना रखे। ख्याति अच्छी होगी तो अपने आप ही ग्राहक आएंगे और वस्तुएं विक्रय हो जाएंगी। तीसरी होती है वित्तीय क्षमता। अगर मान लीजिए आप एक दुकान खोले हैं, आपकी वित्तीय क्षमता बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पैसा है, तो आप चाहें तो 10 मध्यस्थ रख सकते हैं, अर्थात 10 कर्मचारी भी रख सकते हैं। तो उत्पादक की वित्तीय क्षमता अच्छी है तो मध्यस्थ उस हिसाब से ज़्यादा होंगे, वित्तीय क्षमता कम है तो मध्यस्थ कम होंगे। तीसरा होता है वितरण संबंधी अनुभव। अब मान लीजिए वितरण संबंधी अनुभव का मतलब है वस्तुओं को बेचने से संबंधित अनुभव हमें अच्छे से आता है कि हमें ग्राहकों को कैसे डील करना है। अब अगर आपकी डीलिंग अच्छी है तो आप डायरेक्ट कस्टमर को वस्तुएं बेच सकते हो, और अगर आपकी डीलिंग अच्छी नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मध्यस्थ रखना पड़ेगा जो ग्राहकों से डील कर सके। चौथा होता है उत्पादक की परंपरा। अब बहुत सारे व्यवसाय ऐसे रहते हैं जहां पर उत्पादक ये सोचता है कि मेरे पहले जो हमारे पूर्वज थे या हमारे दुकानदार थे वो कैसे वस्तुओं का विक्रय करते थे। अगर परंपरा ये है कि उत्पादक मध्यस्थ नहीं रखेगा तो वह मध्यस्थ नहीं रखेगा, और अगर उसके परिवार में ये परंपरा है कि हमें मध्यस्थों के द्वारा विक्रय करना है तो विक्रय उसी के आधार पर करना पड़ेगा। तो ये हुए हमारे उत्पादक संबंधी घटक। अब आते हैं हमारे मध्यस्थ संबंधी घटक जो कि वितरण को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला होता है मध्यस्थों से अपेक्षित सेवाएं। इसका मतलब ये है अगर आपको अपनी दुकान में मध्यस्थ रखने हैं, कर्मचारी रखने हैं, एजेंट रखने हैं, तो सबसे पहले आपको उनको बताना पड़ेगा कि हम उनसे कौन कौन सी सेवाएं अपेक्षित रखते हैं। यानी कि आप चाहें तो 5 घंटे काम करा सकते हैं, 10,000 सैलरी रख सकते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि मध्यस्थ किस प्रकार से काम करने में अवेलेबल है। दूसरा होता है सुगम उपलब्ध। अपने व्यवसाय में ऐसे मध्यस्थ रखें जो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएं। यानी कि अगर आपको किसी भी वस्तु का विक्रय कराना है तो एजेंट ऐसे ढूंढा जो कि अपन को आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाए। तीसरा होता है वितरण लागत। ये हमारा होता है लागत बढ़ाने वाले होते हैं ये सारे मध्यस्थ। अगर वस्तुओं में मध्यस्थ जितने ज़्यादा होंगे वस्तुओं की लागत उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर वस्तुओं की लागत आपको ठीक है कम रखनी है तो मध्यस्थ कम रखिए, आपकी वित्तीय क्षमता अच्छी है तो आप मध्यस्थों को भी बढ़ा सकते हैं। चौथा होता है उत्पाद में रुचि। अब कुछ हमारे जो एजेंट रहते हैं वह प्रोडक्ट में कैसी रुचि रखते हैं ये भी वितरण प्रणाली को प्रभावित करता है। अगर आप अपने विद्यालय में शिक्षकों को मान लीजिए तो शिक्षक आप ऐसे शिक्षक रखेंगे जिनकी पढ़ाने में रुचि है। अब शिक्षक की पढ़ाने में रुचि नहीं है, आके यहाँ खड़े होके फालतू बकवास करके कोई भी फायदा नहीं रहता है। ऐसे मध्यस्थों को अपन ने व्यवसाय में रख लिया और उनकी उत्पाद में रुचि ही नहीं है, ना विक्रय कर सकते हैं ना विज्ञापन कर सकते हैं, तो उससे हमें ही लॉस होगा। तो ये हुए हमारे मध्यस्थ संबंधी घटक। इस प्रकार जो हमारा पूरा चैप्टर है विपणन मिश्रण वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ, जिसमें अपन ने ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग के बारे में जाना, स्थान क्या होता है और हमारे जो वितरण वाहिकाएं होती हैं यानी कि वितरण प्रणाली है वो क्या है, कौन से घटक हैं जो वितरण प्रणाली को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में भी अपन ने जान लिया है। इस चैप्टर के बारे में आप घर पर अच्छे से रीडिंग करिए। कोई भी डाउट आपको बनता है तो विद्यालय आकर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।